हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो टेस्ट होने वाला है वो होगा टेस्ट नंबर आपका 53। इसके पहले आपका 52 टेस्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप पीछे वाला टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा पीछे वाला, और आगे जो भी टेस्ट होगा वो आपको मिलते रहेगा। उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, और उसका नोट्स मिल जाएगा, है ना। सभी चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे 75 प्रश्न जो आपका डीएलएड से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उसका पूरा यहाँ पर निचोड़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और डेली आपकी क्लास हो रही है, रात में 9 बजे से होती है लाइव क्लास। और ये नंबर जो आपको दिख रहा है 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप इसमें जुड़ जाइए, वहाँ पर पीछे वाला सब क्लास आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो भी मिल जाएगा, क्रम से आपको डेली क्लास भी मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगी। इसमें जुड़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सिर्फ एक बार 351 रुपये का पेमेंट करना है, और पेमेंट जो करना है इस नंबर पे करना है। आपको नंबर दिख रहा है, और फ़ोनपे के माध्यम से कर सकते हैं, गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजन पे है, व्हाट्सएप पे है, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का भी यही नंबर है, जो आप ये नंबर अभी देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप का भी नंबर है और ये पेमेंट का भी नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपको सर व्हाट्सएप पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा और नोट्स मिल जाएगा, सब चीज़ आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। और एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी ग्रुप में आपको डेली क्लास का लिंक मिलेगा और सारा मटेरियल आपको बाद में ग्रुप में ही मिलता रहेगा। ये हमारा जो चैनल है वो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी डेली टेस्ट होता है, तो टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम में जाकर के आप करियर परिवार सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर मेरा ग्रुप आ जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए जितने लोग देखते हैं ना, मैं ये देखता हूँ कि जितने लोग वीडियो को देखते हैं सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, है ना, नहीं वो लाइक करते हैं और नहीं वो सब्सक्राइब करते हैं। आखिर क्या बात है ना। आखिर क्या आपको दुश्मनी है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, बताइए, है ना। मैं इतना मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। आप सभी के लिए ही ये क्लास लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आज का पहला सवाल कह रहा है कि सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। जी हाँ, सृजनात्मकता के बारे में आप लोग को कई बार समझाया गया है, बताया गया है। सृजनात्मकता को दोस्तों विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना गया है ना। इसको विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना गया है। किसको? तो सृजनात्मकता को। सृजनात्मकता से क्या होता है कि नए विचारों का समावेशन होता है जो संभावित समाधान को प्रेरित करता है। सृजनात्मकता का तात्पर्य क्या है कि नए विचारों के उद्भव से होता है ना, नया नया विचार उसमें उत्पन्न होना, जो विविध सोच की संकल्पना से संबंधित होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना। नीचे आपको लाइव चल रहा है, लाइव में भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं, है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। काफ़ी अच्छी बात है ना। जो दिव्या है वो क्या करती है कि निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट देती है, हिस्सों में विभाजित कर देती है और उसे काफ़ी आसान बना लेती है। वो किस प्रकार का उपयोग कर रही है? तो ये जो कर रही है वो द्वितीयक विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही है। इसको कहा जाता है द्वितीयक विश्लेषण विधि, यानी कि उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, है ना। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि के अंतर्गत निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके उन्हें आसान बना लिया जाता है, ठीक है। इसी को द्वितीयक विश्लेषण विधि भी कहते हैं, इसी को आपको उपलक्ष्य विश्लेषण विधि भी आपको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आपका तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। जी हाँ, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का जो आकलन किया जाता है इससे शिक्षक को क्या सहायता होता है?
तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता होती है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। आपको एग्जाम में चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर। कह रहा है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। देखिए, तो दिव्यांग जन जो अधिकार अधिनियम है ये 2016 में लागू हुआ है ना। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है, 2016, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। ये जो अधिनियम है समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया है ना। 1995 में एक नियम था, उसको कहते थे अधिकार, जो यह अधिनियम है दोस्तों समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, और उसी के स्थान पर यह आया है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, तो ये 2016 में लागू किया गया था, और 2016 से ही दोस्तों जो विकलांग वर्ग होते थे उनको विकलांग नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उनको दिव्यांग कहा जाएगा, है ना। तो ये 2016 से ही लागू हुआ था, ये याद रखिएगा मोदी जी के समय पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। कह रहा है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, जी हाँ, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसा विद्यालय होना चाहिए, तो इसके लिए चाहिए आपको विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, है ना। मतलब कि जो व्यक्तिगत विविधता वाला जो बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय में शिक्षक चाहिए जो शिक्षक क्या हो, तो उसको पढ़ाने के लिए क्या हो, तो प्रशिक्षित हो, है ना। उस प्रकार से प्रशिक्षित हो तभी तो वो बच्चे को पढ़ा पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। यानी कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु क्या हो, प्रशिक्षित हो, और प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों की ज़रूरतों को आसानी से समझ सकता है। और शिक्षक की भूमिका जो होती है बालक के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, और ऐसे शिक्षक जो हैं वो निश्चित रूप से मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना किसके अंतर्गत आता है, ये बताइए। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं को नियंत्रण जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना, ये सभी चीज़ किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब चीज़ जो आता है दोस्तों संज्ञान बोधन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, संज्ञान बोधन। देखिए, संज्ञान बोधन जो है ना ये एक उच्च स्तरीय विचार का प्रतिरूप माना जाता है इसको, ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है गहन विचार करना और सतर्क होना होता है। संज्ञान सक्षमता का प्रयोग एवं नियंत्रण संज्ञान बोध द्वारा संभव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचता है, क्या कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर, बच्चा का जो अनुभव है उसके आधार पर सोचता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा सृजनात्मक सोच। वैसे बच्चे को क्या कहेंगे, सृजनात्मक सोच वाले बच्चे। यानी कि जो बच्चे हैं, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है। जी हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, सृजनात्मक सोच। सृजनात्मकता को अनुभव द्वारा उत्पन्न वैचारिक सोच का परिणाम बताया जाता है। जैसे कि जैसे जैसे दोस्तों सृजनशीलता बढ़ती है, ज्ञान का विकास क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, आप ही लोग के लिए ये कार्य किया जा रहा है, और आप लोग थोड़ा सा सहयोग नहीं कीजिएगा तो कैसे कार्य होगा, है कि नहीं। तो सहयोगात्मक तो होना ही चाहिए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। प्रतिपालन जो है वो अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का
पूर्ववर्ती है। जी हाँ, तो ये किसके पूर्ववर्ती है? 8 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सामान्यीकरण। ये हो जाएगा सामान्यीकरण, यानी कि जो प्रतिपालन है वो अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, जिसमें अधिगम के सामान्यीकरण है चरण को पूर्ववर्ती माना जाता है। जब कोई बालक विक्षिप्त के साथ अधिगम करता है तो वह 4 विभिन्न चरणों से होकर के गुजरता है, जैसे कि अधिग्रहण, प्रवाह, प्रतिपालन और सामान्यीकरण। ठीक है, और इस प्रकार सामान्यीकरण जो है प्रतिपालन के बाद आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आपका सवाल नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पहले से सीखते हुए, जी हाँ, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। ठीक है, वह शिक्षण को हक विधि का प्रयोग कर रहा है। जी हाँ, वह शिक्षण के किस विधि का प्रयोग कर रहा है ना? तो 9 का आंसर हो जाएगा वो अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं अवलोकन विधि। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10। कह रहा है कि मैनन और जैनिस के अनुसार, जी हाँ, मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? जी हाँ, तो उसका जो व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है वो सतर्क कर रहा है, या निर्वर्तमान, या फिर निरंकुश, या फिर चौकस। क्या होगा आपका 10 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सतर्क। वो सतर्क प्रस्तुत कर रहा है। 9 देखिए, मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। बच्चों का यह व्यवहार दर्शाता है कि उनमें सतर्कता की भावना अति प्रबल है और किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने से त्रुटि होने की संभावना कम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सतर्क। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर स्पीयरमैन। जी हाँ, B.F. स्किनर जो हैं इन्होंने ही द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं और इनकी ये पहली रचना है। याद रखिएगा, इनकी ये पहली रचना है और इनका जो ये प्रकाशन किया गया था 1936 में, 1936 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था स्किनर के द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्किनर, है ना। ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। कह रहा है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता, जी हाँ, लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हल महोदय के द्वारा। ये जो किया गया था किसके द्वारा? तो हल महोदय के द्वारा किया गया था। चलिए, तो आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका 13 नंबर प्रश्न। 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? जी हाँ, नहीं पूछ रहा है कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ऑप्शन है अवबोध स्तर, प्रावर्ती स्तर, स्मृति स्तर या फिर दूरवर्ती स्तर। 13 का आंसर हो जाएगा दूरवर्ती स्तर जो है ना, ये कोई भी शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं माना जाता है, बाकी तीनों स्तर है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग जवाब भी देते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं आपका 14 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? जी हाँ, ये भी पूछ लिया, नहीं है समावेशी शिक्षा की विशेषता। तो कई बार आपको बताया गया समावेशी शिक्षा के बारे में, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करता है। जी हाँ, यहाँ शब्द आ गया केवल और ये ऑप्शन हो गया गलत, और गलत ही आपको पूछ रहा था। आंसर नंबर ए निकल गया। एग्जाम हॉल में ना जिस ऑप्शन में केवल लिखा रहा है वो ऑप्शन आपका 100% गलत होता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है कि नहीं? तो आंसर हो गया ए नंबर। बाकी तीनों आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है समावेशी शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न। 15 कह रहा है कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम या फिर शब्द? तो देखिए, संभाषण में
अर्थ की लघुत्तम जो इकाई है वो रूप ग्राम होता है। क्या होता है? रूप ग्राम होता है, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। और इस प्रकार जो रूप ग्राम है वो भाषा की इकाई है जिसके माध्यम से ध्वनि ग्राम के रूप में संदेश को भेजा जाता है। फोन एक संभाषण ध्वनि का प्रतिरूप होता है और भाषा में ध्वनि की इकाई सबसे छोटी ध्वनि ग्राम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा संभाषण में अर्थ की जो लघुत्तम इकाई है वो है रूप ग्राम। ये आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम करके सीखते हैं किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम करके सीखते हैं ये शब्द किसने कहा है? योकम ने कहा है, सिम्पसन ने, या फिर डॉक्टर मेस ने, या फिर कोलेस्निक ने कहा है? तो किसने कहा है हम करके सीखते हैं? सभी लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। 16 का आंसर हो जाएगा सिम्पसन महोदय के द्वारा ये बातें कही गई है ना। और ये जो सिम्पसन महोदय है ये अमेरिकी वैज्ञानिक है सिम्पसन, और इन्हीं का कहना था कि हम करके सीखते हैं। और ये अधिगम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ना। अर्थात करके सीखना जो है वो सीखने का एक व्यवहारिक माध्यम है और इससे बच्चे का उपयुक्त मानसिक विकास होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? सिम्पसन, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? जी हाँ, शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है, क्या होगा बताइए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोध है, चिंतन है, स्मृति है, या फिर वर्णन है? शिक्षण का स्तर नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो नहीं हो जाएगा वर्णन। वर्णन जो होता है ना वो शिक्षण के महत्वपूर्ण स्तर का हिस्सा नहीं माना जाता है। बोध, चिंतन और स्मृति जो है शिक्षण के महत्वपूर्ण स्तर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों माने जाते हैं, जबकि वर्णन ये माने नहीं जाते हैं। अधिगमकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण के दौरान वह बोध, चिंतन और स्मृति पर विशेष बल दे। इससे मानसिक विकास की क्या होती है? तो प्रबलता बढ़ती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। नहीं वाला पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और जैसे ही नहीं वाला ऑप्शन आवे ना तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए या फिर गोल घेरा मार दीजिए ताकि आपका ध्यान वहाँ पर जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। कह रहा है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय, जी हाँ, निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? जी हाँ, ये भी नहीं है। कह रहा है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अभिभावक की पृष्ठभूमि। अभिभावक की पृष्ठभूमि से कोई भी मतलब नहीं है ना। शिक्षण विधि का चयन कर रहे हैं तो उसमें अभिभावक की पृष्ठभूमि क्या है वो नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहा। शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण विधि का चयन करते समय व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, विषय की विशिष्ट प्रकृति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए, नहीं वाला प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछेगा, है ना, इसीलिए बार बार नहीं वाला क्वेश्चन आ रहा है ताकि आपका दिमाग सही से काम करने लगे, है कि नहीं। चलिए तो बताइए कि सृजनात्मक प्रक्रिया से कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है? ऑप्शन है उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन या प्रबोधन। 19 का क्या हो जाएगा? अभिप्रेरण, है ना। 19 का क्या हो जाएगा? अभिप्रेरण। यानी कि सृजनात्मक प्रक्रिया जो है वो उद्भवन, प्रबोधन और आयोजन से संबंधित होता है, अभिप्रेरण से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, सृजनात्मक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उचित साधन का प्रयोग करना जान लेते हैं, और इसमें अभिप्रेरण की भूमिका नहीं होती है। इसमें उद्भावन होती है, उद्भवन होता है, आयोजन होता है और प्रबोधन होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। कह रहा है कि CWSN का अर्थ क्या है? जी हाँ, CWSN का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। इसका अर्थ क्या होता है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। यानी कि CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, और इसमें ऐसे बच्चे को शामिल किया जाता है जो मुख्य रूप से क्या है तो दिव्यांग होते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे को विशेष सहायता प्रदान की जाती है। मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों को विशेष संरक्षण इसमें प्रदान किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? जी हाँ, बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है बताइए सभी लोग कमेंट करके। तो 21 का आंसर क्या होगा?
देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करता है और इसमें बच्चों के अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया बेहतर है, क्योंकि बच्चा स्वयं करके और स्वयं अर्जित ज्ञान प्राप्त करता है आपका। तो 21 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में, भाषा और विचार के बारे में, याद रखिएगा, भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। जी हाँ, यहाँ पर पियाजे का भी है और वाइगोत्स्की के भी सही वर्णन कर रहा है ना, भाषा और विचार के बारे में। अब बताइए कौन सा यहाँ पर कथन सही है भाषा और विचार के बारे में। वो दो मनोवैज्ञानिक कौन कौन है, तो पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से सही वर्णन है। तो इसका जो 22 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि पियाजे के अनुसार पहले विचार का जन्म होता है। पियाजे के अनुसार क्या होता है, पहले विचार का जन्म होता है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ए नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पियाजे का मानना है, क्या मानना है कि पहले विचार आता है और बाद में विचारों को भाषागत रूप प्रदान किया जाता है, जबकि वाइगोत्स्की जी का मानना है कि पहले भाषा आने पर भाषागत रूप से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, और जिन पियाजे का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा, तो जिन पियाजे का जो जन्म हुआ था 9 अगस्त 1986 को स्विट्जरलैंड में हुआ था, जबकि वाइगोत्स्की का जो जन्म हुआ था वो 17 नवंबर 1996 को बेलारूस में हुआ था। ठीक है, तो दोनों का जन्म जो हुआ था 1896 में ही हुआ था दोनों का जन्म, लेकिन यहाँ पर पियाजे का जो हुआ था वो स्विट्जरलैंड में, जबकि वाइगोत्स्की का जो हुआ था वो बेलारूस में हुआ था। तो जन्म वाला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। कह रहा है कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है। जी हाँ, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी क्या कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। जी हाँ, आपके घर में आप तो ये सब चीज़ देखते ही होंगे, है ना। कोई लड़की है तो उसको दादी कह रही है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम क्यों जिद कर रही हो कि हम भी जाएंगे स्कूल टूर पर, विद्यालय टूर पर, यात्रा पर, है कि नहीं, ये दादी कह रही है। ठीक है, तो ये कह रहा, आगे कह रहा है कि तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। ठीक है, तो ये इससे क्या प्रतीत हो रहा है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव में रूढ़िबद्ध धारणा का इसमें प्रतिरूप हो रहा है दोस्तों, रूढ़िबद्ध धारणा को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें लिंग समरूपता कभी हो रहा है नहीं, है ना। दादी तो कह रहा है कि लड़की अलग है लड़का अलग है, हाँ, मतलब यहाँ पर समरूपता दिखा नहीं रहा है, यहाँ पर रूढ़िबाधिता हो रही है ना, लड़की और लड़का के बीच में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 24 नंबर। 24 प्रश्न कह रहा है, चलिए यहाँ पर मिलाने वाला दिया गया है ना, कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। कह रहा है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, आकलन के बारे में कौन सा, यहाँ पर ये 4 कथन दिया गया है, इनमें से चारों में से कौन सा सही है। तो अब देख लीजिए, कह रहा है कि आकलन ये चारों ऑप्शन पढ़िएगा। आकलन से विद्यार्थी को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। बी नंबर कथन कह रहा है कि आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता संचार न हो। अब इसमें से कौन कौन से सही है दोस्तों, तो इनमें से जो सही ऑप्शन है ना वो ए वाला आपका बिल्कुल सही है और सी वाला आपका सही है, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ए सही है और सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, आपका 25 नंबर।
देखिए जितने लोग को इसका पीडीएफ मिल गया है ना, जितने लोग को पीडीएफ मिल गया है तो वो इसका टेस्ट के रूप में दीजिएगा। आप वीडियो अभी देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं तो उनको तो पीडीएफ मिल ही जाएगा, है ना, और पीडीएफ जो पीछे वाला मिल गया है उसको आप टेस्ट दीजिए और उससे आप तुलना कीजिए कि मैंने वीडियो देखा उसके बाद मैंने कितना सही कर पाया, क्या मेरे माइंड में वो बच रहा है कि नहीं, वो देखे वो दिमाग में है कि नहीं है ना, या फिर सब निकल गया, ठीक है। तो इसको टेस्ट के रूप में दीजिए। OMR एक सीट खरीद लीजिएगा, है ना, OMR सीट मार्केट में मिलता है 5-10 रुपये में, उसको खरीद करके जितना भी हम अभी टेस्ट दिए हैं आपको 52 टेस्ट तक आपको मिल गया है ग्रुप में, तो उसको आप टेस्ट के रूप में दीजिए और उससे अपने आप को आकलन कीजिए, ठीक है। तो इसका आपको निकल के आ जाएगा कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और डेली लगभग टेस्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और इससे आपको पूछा भी जा सकता है। कह रहा है कि इसके अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। जी हाँ, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसमें समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत स्तर पर सहयोगात्मक उपाय अपनाए जाने पर भी जोर दिया गया है, जैसे समावेशी शिक्षा के साथ साथ दिव्यांगों के अनुकूल शिक्षण पद्धति पर बल देना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर प्रश्न है कि संज्ञान और संवेग। जी हाँ, ये भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा संज्ञान और संवेग से, और डेली इसके बारे में क्वेश्चन आता है ना। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? 26 का क्या होगा? देखिए 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि संज्ञान और संवेग जो है परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। संज्ञान और संवेग जो होते हैं ना, ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग जो है संज्ञान को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं? वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार, है ना, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ देखते हैं या नहीं तो लाइक करते हैं और नहीं सब्सक्राइब करते हैं। आधा यानी 50% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देखते हैं। बताइए आखिर आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है, आप आते हैं देखते हैं निकल देते हैं, है कि नहीं? ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है कि नहीं? चलिए तो आप लाइक कर दीजिए कम से कम, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। कह रहा है कि विविध विद्यार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोग, अधिगम और समवयस्कों से सीखना। जी हाँ, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोग, अधिगम और समस्याओं से सीखना, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 27 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ाने में विविध शिक्षार्थियों के बीच समावेशी कक्षा सहयोगी होता है और यह अंतर निर्भरता में वृद्धि करता है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 28 नंबर प्रश्न है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को 2 बार पढ़िए और समझिए और आंसर तुरंत निकल आ जाएगा, है ना। ऐसे सवाल में कुछ जान नहीं होता है, एक बार 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, आंसर आपको खट से निकल के आ जाएगा। कह रहा है कि कोई शिक्षिका जो है वो अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों विकलांग शिक्षार्थी, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो यानी कि दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी है उसको समझाने के लिए शिक्षिका जो है वो छुओ तथा अनुभव करो के माध्यम से शिक्षण कार्य कर रही है। और ये कैसे प्रकार के बच्चे हैं? तो ये दृष्टिबाधित बच्चे हैं, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर।
कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। जी हाँ, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए जो सबसे अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम कौन सा होगा, तो 29 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, और इससे संबंधित भी डेली क्वेश्चन आता है और ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने क्या होगा बताइए, निष्क्रिय सरल या फिर सक्रिय सामाजिक या फिर निष्क्रिय सामाजिक या फिर सक्रिय सरल। 30 का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में स्पष्ट कहा गया है कि अधिगम एक सक्रिय तथा सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, तो एक सक्रिय तथा सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा, है ना। अधिगम क्या है, तो एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31। प्रश्न कह रहा है 31 कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। जी हाँ, शिक्षिका के पास क्या है, एक बधिर बच्चा है, और उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी आपको दिया गया है, डी नंबर ऑप्शन नीचे है। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके, क्योंकि वो बधिर है, सुन नहीं सकता है, तो वो उसके शिक्षिका के होठ और चेहरे के भाव से ही वो पता लगा लेगा कि वो मैडम क्या कहना चाह रही हैं। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। जी हाँ, एक शिक्षक जो है वो समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कैसे करेगा पूरा भाई, तो इसको पूरा करने के लिए कक्ष के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना करके, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। यानी कि समाज के वंचित वर्ग के बच्चों से तात्पर्य है कि वे बच्चे जो समाज में सामाजिक, आर्थिक या फिर शैक्षिक रूप से काफ़ी क्या है, पिछड़े हुए हैं, और कक्षा में ये बच्चे हीन भावना के शिकार हो गए हैं। अतः शिक्षक के लिए यह आवश्यक बन जाता है कि बिना भेदभाव के कक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल का परिचय दे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 33 नंबर। 33 प्रश्न कह रहा है कि पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम किस प्रकार से होना चाहिए। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के अनुसार, तो 33 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाता है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी। देखिए, वाइगोत्स्की का विचार था कि रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं अर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। कह रहा है कि जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाया तब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो एक जो अच्छा उदाहरण है वो हो जाएगा आपका, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। जी हाँ, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी नंबर, है ना, आंसर नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 35। कह रहा है कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। जी हाँ, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैली वाले बच्चे हैं, उसका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे। जी हाँ, तो उसका आकलन करने के लिए विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। यानी कि कक्षा में प्रत्येक विभिन्नताओं वाले बच्चे होते हैं और उनके सीखने की विविध शैलियाँ भी होती है, और कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कुछ मंदबुद्धि बच्चे भी होते हैं। अतः उनके आकलन के लिए आवश्यक है कि उन्हें विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण दिए जाएं। इससे आसानी से विविधता पूर्ण शैलियों वाले बच्चों का आकलन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत, आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर।
प्रश्न कह रहा है कि आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। जी हाँ, गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ा से भिन्न होती है। यानी कि बच्चों की गलत धारणाओं को वर्तमान में वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति प्रचलन में है। और वैकल्पिक धारणाएं कहने का तात्पर्य है कि यह पहचानना कि बच्चे की अपनी एक अलग सोच हो सकती है, जो प्रौढ़ों की सोच से क्या हो तो अलग भी हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 कह रहा है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? जी हाँ, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 37 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वुडवर्थ ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है ना। ये कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। और यह केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो तथा सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। यानी कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ये कथन वुडवर्थ का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक होगा दोस्तों सीखने के बारे में? बताइए क्या होगा आपका 38 नंबर। 38 प्रश्न कह रहा है सीखने के बारे में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सीखने को सामाजिक प्रक्रियाएं सुविधा देती है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। आंसर हो जाएगा बी। 39 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? जी हाँ, वो कौन सी गतिविधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वो कौन सी गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? व्याख्यान विधि, निर्देश विधि, पुरस्कार विधि या फिर संवाद विधि? 39 का आंसर हो जाएगा आपका संवाद विधि। देखिए संवाद विधि में क्या होता है, नाम ही है इसका संवाद। और संवाद कोई सिंगल नहीं होता है, संवाद होता है आपको दो चार बीच में होता है ना। संवाद की प्रक्रिया जो है बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। इसका कारण है कि संवाद एक सामूहिक प्रक्रिया है कि नहीं। संवाद कोई सिंगल प्रक्रिया नहीं, एक सामूहिक प्रक्रिया है और इसमें दोनों पक्ष शामिल होते हैं तथा विचारों का क्या होता है, इसमें आदान प्रदान होता है। वहीं व्याख्यान, निर्देश, पुरस्कार एक तरफा प्रक्रिया होती है। ठीक है, व्याख्यान हो गया, निर्देश हो गया, पुरस्कार, ये सब एक तरफा प्रक्रिया है और ये बच्चों को सीखने में संवाद प्रक्रिया जितनी कारगर नहीं होती है। तो संवाद प्रक्रिया जो है उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर। कह रहा है कि मध्य बचपन अवधि क्या होगा? जी हाँ, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य बचपन अवधि। देखिए मध्य बचपन अवधि को जानने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि रूसो महोदय ने, है ना, रूसो महोदय ने जो अवस्था है इसको 4 भागों में बांटा है। एक तो बांटा है गर्भावस्था, है ना। गर्भावस्था जो है इसमें जो होता है बच्चे के गर्भ से लेकर के जन्म तक इसको माना जाता है। दूसरा है आपको शैशवावस्था। शैशवावस्था में जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक माना जाता है शैशवावस्था को। ठीक है, और एक होता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को कितना माना जाता है? बाल्यावस्था होता है दोस्तों आपको 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। उसके बाद होता है आपको किशोरावस्था। तो किशोरावस्था आपको पता है ना, किशोरावस्था हो जाएगा आपको 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य बचपन की अवधि। अब मध्य बचपन की अवधि 2 से 6 भी नहीं होगा, 6 वर्ष के 10 वर्ष के बाद भी नहीं होगा, जन्म से 2 भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको एग्जाम में कभी चेंज भी कर सकता है, 6 से 10 भी दे सकता है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, मध्य बचपन इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर। प्रश्न है कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मन को कहा जाता है। जी हाँ, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, मन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 41 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि केंद्रवर्ती प्रमाप का मान इसको कहा जाता है। ठीक है, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, यानी कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक इसमें सभी शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी।
अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर की बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान किसका है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख स्थान है वो किसका होता है। तो बालक का सबसे प्रमुख स्थान होता है। जी हाँ, किसका प्रमुख स्थान है, तो बालक का होता है। ठीक है, चलिए आंसर नंबर ए हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, सॉरी 43 प्रश्न कह रहा है कि सामान्य से विशेष तर्क की प्रक्रिया। जी हाँ, सामान्य से विशेष तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है। तो ये जो पद्धति है इसको कहा जाता है निगमनात्मक पद्धति। सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर विशेष की ओर, या फिर इसी को कहते हैं दोस्तों नियम से उदाहरण की ओर इसको कहा जाता है। तो निगमनात्मक विधि इसको कहते हैं। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में, जी हाँ किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। जी हाँ, किशोरावस्था में संवेग काफ़ी तीव्र होता है और ये किस प्रकार से प्रकट होती है। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध या फिर व्यवसाय की समस्या या फिर नई परिस्थितियों के समायोजन, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए किशोरावस्था जो है ना, ये अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करता है। उसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने आदि में समस्या होती है, जिसका मूल कारण उसके संवेगों की तीव्र गति से प्रकट होना होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। चलते हैं अगला प्रश्न आपका 45 नंबर। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, देखते हैं और निकल लेते हैं डेली के डेली, है कि नहीं। ये गलत बात है ना। आप सभी को फ्री में दिया जाता है यूट्यूब पर, तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए हमें, तब तो आप लोग को और भी सपोर्ट किया जाएगा, है कि नहीं। चलिए, और इसका PDF लेने के लिए दोस्तों आपको हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 7857824310। इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा और इसमें 351 रुपये का एक बार पेमेंट करना है। उसके बाद सारा PDF नोट्स वीडियो आपको पीछे वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कथन जो है किसने दिया है। क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस या स्किनर। क्वेश्चन का क्या कह रहा था कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, और ये जो कथन है दोस्तों ये क्रो एंड क्रो का है। किसने दिया है। क्रो एंड क्रो, काव काव, है ना, कौआ का है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए 45 का आंसर क्या हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 46 नंबर। प्रश्न कह रहा था कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 46 का आंसर क्या होगा। देखिए क्या नहीं पूछ रहा है ना, क्या नहीं करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि उसे दंडित नहीं करना चाहिए। दंडित तो करना ही नहीं है ना, दंडित तो बच्चे को करना ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, है ना। चलिए, ये तो काफ़ी आसान प्रश्न था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी था। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। कह रहा है कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है। दोस्तों बताइए, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है। तो देखिए, वैयक्तिक भिन्नता का जो अर्थ होता है वो कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, इसी को कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता। इसी को क्या कहेंगे, वैयक्तिक भिन्नता, यानी दो व्यक्तियों में भिन्नता है ना। दोनों का संवेगात्मक दशा अलग है ना, मानसिक योग्यता अलग है, शारीरिक बनावट अलग है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। यानी कि वैयक्तिक भिन्नता से हमारा तात्पर्य इस बात से है कि दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यताओं या फिर संवेगात्मक दशाओं में अलग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर। देखिए 48 नंबर एक आ गया आपका सवाल। जी हाँ, ये प्रश्न आ गया, कह रहा है कि निम्नांकित 7 छात्रों के अंक यहाँ पर दिए गए हैं और इसका माध्यिका कितना होगा। जी हाँ, माध्यिका पूछ रहा है आपको। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो आपको अंक दिया गया है ना, इसको आप आरोही क्रम में सजा लेंगे। क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम,
है ना, इसको क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम में सबसे पहले इसको सजा लेंगे। अब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 23 आएगा। 23 के बाद आपका 36 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 38 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 40 आएगा, उसके बाद आएगा 50 आएगा, उसके बाद 51 आएगा, 40 50 51, उसके बाद आ जाएगा 54। तो ये हो गया, आपको बढ़ते क्रम में सजा लिए। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद इसका जो माध्यिका निकालेंगे तो टोटल ये कितना है, टोटल है 7, यानी कि टोटल कितना है, 7 है। तो 7 + 1/2 ये फॉर्मूला लगाएंगे और कितना आएगा, 7 1 8 हो गया, है ना, 7 1 8/2 यानी कि 4 आ गया। अब 4 आ गया मतलब चौथा पद आ गया, 4 मतलब क्या हो गया, चौथा पद। तो चौथा पद अब कौन सा आएगा, अगर इसको हम जो आरोही क्रम में सजाए थे तो चौथा पद पे आएगा आपको 40। तो आंसर हो जाएगा इसका 40। क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले फिर से इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ये जो दिया गया है 7 को, इसको हम आरोही क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में सजाने के बाद ये टोटल कितने पद हैं, 7 है। तो 7 + 1/2 करेंगे, इसका फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। अब 4 जो आया वो चौथा पद निकालना है ना, 4 का मतलब ये हुआ चौथा पद। तो चौथा पद जो आरोही क्रम में आप सजाए थे तो चौथा पद में था आपको 40 था। तो इसीलिए आंसर हो गया आपका आंसर नंबर सी यानी कि 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रुचि का संबंध किससे है। जी हाँ, रुचि का संबंध किससे है, योग्यता से है, अवधान से है, या दोनों से है, या फिर कोई नहीं से है। बताइए दोस्तों, रुचि का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा आपका अवधान से है ना। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान रखने के लिए प्रेरित करती है। रुचि का अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है तथा दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो रुचि और अवधान आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। चलिए हम लोग अर्धशतक लगा लिए हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हाँ, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान प्रथम सोपान यहाँ पर कौन सा है, उत्तेजना है, आवृत्ति है, सामान्यीकरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि उत्तेजना। ठीक है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान यहाँ पर उत्तेजना हो जाएगा, है ना। पावलोव का विचार था कि सीखना क्या है, तो सीखना एक अनुबंधनात्मक प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या होता है, उत्तेजना होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पावलोव का कथन था आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 प्रश्न कह रहा है कि हमसे कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं, हमसे कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं, कुछ जो काले हैं, कुछ जो मजबूत हैं और कुछ जो कमज़ोर है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। हमसे कुछ लोग क्या हैं, लंबे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ नाटे हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ मजबूत है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो सिद्धांत है उसको कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता, है कि नहीं। कितना सिंपल है, व्यक्ति में भिन्नता है ना, कोई गोरा है, काला है, मोटा है, नाटा है, छोटा है कि नहीं। तो ये वैयक्तिक भिन्नता है, आंसर नंबर सी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर। कह रहा है कि संतुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, संपुष्ट है, संतुष्ट नहीं, संपुष्ट है ना। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं किसके लिए। तो संपुष्ट जो कार्यक्रम होते हैं वो यानी कि जिन बालकों की बुद्धि जो है वो सामान्य बालकों से अधिक होती है, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है और इन बालकों के लिए संपुष्ट कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, है ना। संपुष्ट कार्यक्रम किसके लिए होते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक के लिए होते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितने सवाल है ना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। या तो आप पीडीएफ के रूप में इसको 1-2 बार टेस्ट रूप में दे दीजिएगा ना, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एग्जाम हॉल में ना आपको काफ़ी सहूलियत होगा इससे, है ना। चलिए प्रश्न कह रहा है कि चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा ऑप्शन गलत पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 53 का कम बुद्धि व कम ज्ञान, है ना। कम बुद्धि व कम ज्ञान जो है ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है 53 का, यानी कि चिंतन, प्रतिभाओं
प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों का जोड़ तोड़ है। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में ज्ञान, अनुभव, अभिप्रेरणा, स्वतंत्रता व लचीलेपन की भूमिका अहम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये गलत पूछ रहा था तो गलत हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर। कह रहा है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। यहाँ पर भी गलत कथन पूछ रहा है वंशानुक्रम के संबंध में। तो गलत जो कथन है वो हो जाएगा आपका कि इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समाहित होती है। ये जो ऑप्शन है आपको गलत है ना, ये वंशानुक्रम में शामिल नहीं होता है आपका, है ना। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये गलत कथन पूछ रहा था तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है ना। रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण कौन सा नहीं है। दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा या फिर प्रश्न व खेल। तो कौन सा रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है दोस्तों। आंसर क्या होगा 55 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि दत्त कार्य। रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है वो दत्त कार्य हो जाएगा। रचनात्मक आकलन से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बच्चों की अधिगम की गुणवत्ता का विस्तार किया जा सके। अवधि परीक्षा, मौखिक प्रश्न या फिर खेल इसके प्रमुख उदाहरण आते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो आपका गलत है। ये गलत आपको पूछ रहा था। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर की विज्ञान में मूल्यांकन। जी हाँ, विज्ञान में मूल्यांकन कैसे होनी चाहिए। तो विज्ञान में जो मूल्यांकन होनी चाहिए, विज्ञान में मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि सभी क्रियाकलापों को एकीकृत किया जाए, है ना। सभी क्रियाकलापों को क्या किया जाए, तो एकीकृत किया जाए, है ना। सभी क्रियाकलापों को एकीकृत भाग होना चाहिए, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा, है ना। सभी क्रियाकलापों को एकीकृत किया जाए, है ना। तो ये ऑप्शन आप इसको आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर ही। ठीक है, चलिए इसको ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। 57 प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि समावेश करती है। जी हाँ, बुद्धि क्या समावेश करती है। तो बुद्धि जो समावेश करती है, यानी कि बुद्धि जो है वो अभिसारी चिंतन का समावेश करती है ना। अभिसारी चिंतन का समावेश करती है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, और इस चिंतन के अंदर व्यक्ति किसी दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। और अभिसारी जो चिंतन है वो पद का प्रयोग जो किया गया था गिलफोर्ड ने किया था, है ना। अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न है आपको 58 नंबर। दुर्बलता बाधा है दोस्तों, दुर्बलीकरण बाधा है। जी हाँ, दुर्बलीकरण शारीरिक स्तर पर बाधा है या कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 58 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी नंबर, यानी कि कार्यात्मक स्तर पर। देखिए, शिक्षा शास्त्र में दुर्बलीकरण की बाधा को कार्यात्मक स्तर पर महसूस किया जाता है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59। प्रश्न कह रहा है कि समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा गलत कथन यहाँ पर गलत है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। एक मिनट, समावेशित विद्यालय योजना के बारे में। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही गलत है समावेशी विद्यालय योजना में। आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिंतन कार्य रूप से एक क्या है दोस्तों। चिंतन अनिवार्य रूप से है। देखिए, चिंतन जो अनिवार्य रूप से क्या है, तो आंसर हो जाएगा मनोगतिक प्रक्रिया, है ना। चिंतन क्या है, तो एक मनोगतिक प्रक्रिया है। ठीक है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक मनोगतिक प्रक्रिया है जो किसी इच्छा के कारण पैदा होता है और तथा इच्छा को संतुष्ट करती है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 61। कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। बच्चों के बारे में बताइए दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पर सही है। कह रहा है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय तात्पर्य हैं, निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर देखिए
निष्क्रिय तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, निष्क्रिय नहीं होगा आपका। तो बी ऑप्शन आपका सही है, सी भी सही है और डी भी सही। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए नंबर हो जाएगा, बी सी डी यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 62 नंबर। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं तो किस वातावरण में वे सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, तो उसके लिए कैसा वातावरण चाहिए, तो उसके लिए जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और उन्हें और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, उस वातावरण में बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका 63 नंबर। कह रहा है कि कोई शिक्षिका, जी हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। जी हाँ, एक शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थी को ऐसा क्या कहे जिन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि इसे करने की कोशिश करो, तुम इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, यहाँ सोख लिखा गया, सीख जाओगे में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। देखिए इसका जो मेन तात्पर्य ये निकल के आता है, यानी कि बालक में प्रेम रूपी प्रेरणा का विकास तीव्र गति से होता है। अतः जब कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को यह कहती है कि तुम अपना कार्य दूसरे बालक से पहले समाप्त कर लो, तो उस बालक में दोस्तों भीतरी प्रेरणा का विकास हो जाता है और वह प्रेरणात्मक मतलब कि प्रोत्साहित होकर के कार्य को जल्दी समाप्त कर देता है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 नंबर। कह रहा है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना होगा। जी हाँ, किसी प्रारंभिक कक्षा में कह रहा है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना होगा। तो किस प्रकार प्रोत्साहित करना होगा, आंसर हो जाएगा यानी कि सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना होना चाहिए, जिससे बालक सीखने के प्रति जिज्ञासु बने तथा नई नई बातें सीखना पसंद करे बच्चे। अगला प्रश्न है 65 नंबर। प्रश्न है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। जी हाँ, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सिर से पैर की ओर, नाम ही है इसका सिर पदाभिमुख, यानी कि सिर से पैर की ओर। ठीक है, तो 65 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत जो है ये सिर से पैर की ओर विकास को आगे बढ़ाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर। 66 कह रहा है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ, 6 वर्ष की लड़की है और खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं, खिलाड़ी है। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, मतलब कि एक सप्ताह के बाद उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया परिणाम होगी। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 66 का जो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण। देखिए लड़की की क्षमताएं और आनुवंशिक एवं पर्यावरण परिणाम यहाँ पर होगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। जी हाँ, समाजीकरण के गौण वाहक कौन से हैं यहाँ पर ऑप्शन में, तो 67 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि विद्यालय और पास पड़ोस। देखिए विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य समाजीकरण के गौण वाहक होते हैं। ठीक है, विद्यालय और परिवार के निकटतम
जो सदस्य होते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो परिवार से ही आरंभ होती है। बालक परिवार के सदस्यों से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करके व्यवहार करता है। आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 68, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। जी हाँ, तो इसका जो मूल कारण है दोस्तों वो हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया, है ना, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। और इसका मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह बालकों में ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका 69 नंबर। कह रहा है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे और इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आएगा बताइए, 69 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये जो आएगा वो आ जाएगा अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। जी हाँ, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। आंसर नंबर हो जाएगा 69 का बी। यानी कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे में नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 70 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। किस प्रकार के वातावरण को उपलब्ध करके सुगम बनाएगा, तो 70 का आंसर हो जाएगा खोज को प्रोत्साहन देना, है ना, खोज को प्रोत्साहन देता है। यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 नंबर। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, है ना, पीडीएफ के माध्यम से अगर आप इसको टेस्ट देना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे नंबर पर 7857824310 इस नंबर पर अभी भी आपके लिए समय है। आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है यहाँ पर आप मैसेज करके, और 351 रुपया उसका मिनिमम चार्ज है। तो मिनिमम 351 रुपया आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज करके आप वहाँ पर सारा पीडीएफ नोट्स वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए और उसके बाद इसका पीडीएफ आप मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 71 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन से दोस्तों पता चलता है बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है, तो क्या होगा आंसर। देखिए 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि उपयुक्त सभी। जी हाँ, उपयुक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। यानी कि व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र सही उन्नति के मार्ग प्रशस्त किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो सके। यानी कि ए बी सी सभी सही है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर। 72 प्रश्न कर रहा है दोस्तों शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है। क्या बताता है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत क्या बताता है बताइए। आंसर हो जाएगा 72 का आंसर नंबर। यानी कि शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। यही तो बताता है रुचि का सिद्धांत, है ना। अगर आपको पढ़ने में रुचि है तभी आप पढ़िएगा, नहीं तो नींद आने लगेगा, है ना। नहीं तो देखते हैं हिस्ट्री आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो नींद आने लगता है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो उसमें रुचि नहीं है आपको, जिस दिन रुचि आ जाएगा ना उसमें तो नींद नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। 72 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। जी हाँ, शिक्षा का माध्यम किस प्रकार की भाषा को बनाना चाहिए, ये प्रश्न है आपका। देखिए शिक्षा का माध्यम मेरे अनुसार एक मातृभाषा में होनी चाहिए ना। शिक्षा का माध्यम अगर मातृभाषा है तो आप ऐसा ही सीख जाइएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा 73 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर नंबर, यानी कि जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, मतलब कि जिसमें आपको क्या हो, आधिपत्य हो पूरा, मतलब कि आपको उस पर पकड़ हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
74 कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में कौन सा सत्य है। जी हाँ, सत्य पूछ रहा है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में। देखिए, तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य है कि यह विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यानी कि विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन अवसर प्रदान करता है। ये आपका बिल्कुल ही सही है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 नंबर। 75 प्रश्न कह रहा है कि प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। जी हाँ, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए, तो प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है व्यावसायिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, है ना। यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यावहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना, है ना। व्यावहारिक उदाहरण के द्वारा विषय को स्पष्ट करना, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। और आज का लास्ट प्रश्न है 76 नंबर। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं आज, है ना। करेक्ट, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। जी हाँ, पायरोमीटर किसे कहते हैं, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, ये प्रश्न है आपको। तो आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि विकिरण तापमापी, है ना। विकिरण को माप करके तापमान को निर्धारित किया जाता है पायरोमीटर से, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, तो ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका आंसर दे दिया गया है, आप इसको टेस्ट के रूप में भी दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर। वहाँ पर अभी तक लगभग 1500 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं दिए हैं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है और ऐसा कुछ ज़्यादा पेमेंट आपको पैसा तो लग नहीं रहा है, मात्र 351 रुपया लग रहा है। तो 351 रुपया आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करना है और जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। पीछे वाला सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों, पीछे वाला सारा वीडियो मिल जाएगा। जितने भी नोट्स हैं आपको गणित का, रीजनिंग का, मैथ का, है ना, आपको सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा, है ना, डीएलएड का। ठीक है, और इस नंबर पे पेमेंट करके आपको भेज देना है। आपको पेमेंट जो करना है वो फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से इसी नंबर पे करना है। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आपको भेज देना है। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते हैं, ठीक है, वीडियो को देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, है ना। आधा लोग सिर्फ देखते हैं और निकल लेते हैं। बताइए, देखते हैं और निकल क्यों लेते हैं, है ना। आप एक टीचर हैं और टीचर का एक कर्तव्य है कि एक दूसरे को सहायता करना। ठीक है, तो अपना कर्तव्य को निभाइए, है ना। मैं भी आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, आप भी हमारा थोड़ा सा सहयोग करें, है ना। और जैसे ही आपका प्रधान शिक्षक की क्लास समाप्त हो जाएगी तो आपको बिहार एसएससी की क्लास आपको शुरुआत किया जाएगा, है ना। बिहार एसएससी की क्लास भी आपको 9 बजे से ही चलेगी रात्रि में, तो आप लोग भी उसको देखिएगा, है ना। और आपको बीपीएससी का अगर फॉर्म भरे हैं तो बीपीएससी में वो आपको काम देगा। बीपीएससी का भी हम बहुत सारा टेस्ट लिए हैं, आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और प्ले लिस्ट में आपको एक मिलेगा दोस्तों भारत का भूगोल, है ना। भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा, अगर आप लोग भारत का भूगोल पढ़ना चाहते हैं मानचित्र के द्वारा तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। या तो मैं आपको ग्रुप में कल भी शेयर किया था, भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा पूरा भारत पढ़ाया गया है, मानचित्र के द्वारा पढ़ाया गया है। आप पूरा मानचित्र पढ़ लीजिएगा, मानचित्र के भूगोल पढ़ लीजिएगा मानचित्र के द्वारा, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। उससे आपको बिहार का भी क्लियर हो जाएगा, पूरा इंडिया का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये सीटेट की क्लास से आपको चल रही है तो सीटेट में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज का जो टेस्ट था दोस्तों वो टेस्ट नंबर 53 था। यहाँ पर हम लोग 76 प्रश्न देखे, डीएलएड के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और उसको पूरा हम लोग यहाँ पर निचोड़ किए, पूरा विस्तार पूर्वक से देखे। डेली आपकी जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है और ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। तो आज दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, और जिनको पीडीएफ चाहिए तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 9 बजे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।